गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रंजित कुमार गुप्ता आप सबको आर्य एकेडमी की ओर से वार्म वेलकम करता हूं। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हो, चाहे वो आप जेई का एग्जाम दे रहे हो, आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, आप किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को दे रहे हैं, आपको यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। और ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम होता है यहाँ से सवाल को सॉल्व करने में। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाते हैं स्टेबिलिटी के बेस पे, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बेस पे, है ना। बेसिकली एसिड और बेस के बेस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे सवालों को आप बहुत ही इजी वे में आप यहाँ कर पाओगे अगर ये कॉन्सेप्ट को आपने सीख लिया। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन आपका बेसिक बहुत ही अच्छा होना चाहिए और ये आपको पूरा बेस बनाएगा। पूरे आगे जितने भी आप ऑर्गेनिक के लेक्चर्स आप देखोगे, आप कोई भी चैप्टर आप लेके देखोगे, यहाँ पे ये आपका बेस बनाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं रिएक्टेंट को। आपको पता है कि रिएक्टेंट जो हम लोग रिएक्शंस के इनिशियली स्टार्ट करते हैं, इनिशियली जो हम लोग लेते हैं रिएक्ट कराने के लिए, वो हमारा रिएक्टेंट होता है। ठीक है, और एक हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्टेंट कुछ देर के बाद आपका रिएक्ट करके वो प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन रिएक्शन के दौरान बीच में एक इंटरमीडिएट का भी फॉर्मेशन होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि प्रोडक्ट का नेचर कैसा होगा। ठीक है, प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, प्रोडक्ट आपका माइनर होगा, ये डिसाइड करता है कि हमारे इंटरमीडिएट का नेचर कैसा है। ठीक है, अब बॉन्ड की बात करें कि आखिर ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड होता है, अगर वो पुराने बॉन्ड टूटते हैं तो नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ओल्ड बॉन्ड टूटने से नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसी भी रिएक्शन के अंदर यही होता है कि आपका पुराना बॉन्ड टूटता है और नया बॉन्ड फॉर्म करता है। अब देखिए, कोई भी रिएक्टेंट जो है उसके अंदर दो तरीके से बॉन्ड टूट सकता है, यानी बॉन्ड ब्रेक कर सकता है। पहला आपका होमोलिसिस, ठीक है, दूसरा आपका हेट्रोलिसिस। ध्यान रखिएगा कि होमोलिसिस का मतलब होता है कि सेम एटम्स के बीच का बॉन्ड टूटना। ठीक है, अगर कोई मॉलिक्यूल है, दो एटम है उसके अंदर और दोनों एटम सेम नेचर का है, या दोनों आपका सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सेम अप्रोक्सीमेटली आपका सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो जाए, तो ऐसे जो भी एटम्स हैं उनके बीच का अगर बॉन्ड टूटता है तो वहां पे कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फ्री रेडिकल वो होता है जिसके ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, और वो आपका इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहलाएगा। तो होमोलिसिस मतलब, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, यहाँ पे होमो का मतलब होता है सेम। तो अगर सेम एटम के बीच का बॉन्ड टूट रहा है तो वो हमारा होमोलिसिस कहलाएगा, और यहाँ पे कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यहाँ बात कार्बन की हो रही है, यानी कार्बन के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। यानी कि ऐसा कोई भी बॉन्ड जो कार्बन और किसी अदर एलिमेंट के बीच में बना हो, लेकिन कार्बन और उस एलिमेंट का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो आपका बिल्कुल ही कम हो, ऐसे केस में होमोलिसिस होता है, यानी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा आप ध्यान रखेंगे, दूसरे तरीके का जो बॉन्ड टूटता है या बॉन्ड क्लीवेज होता है वो होता है हेट्रोलिसिस। अब हेट्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी डिफरेंट एटम, जैसे एक्स और वाई, मान लो हमारे पास दो एटम है और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इसने किया। अब मान लीजिए कि एक्स और वाई के बीच का अगर बॉन्ड टूट रहा है तो कोई भी एक एटम इलेक्ट्रॉन को, पूरे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके अलग हो जाएगा और एक्स अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे दो तरह के स्पीसीज जनरेट होते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके अगर बाहर हो जाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज को फॉलो करेगा, यानी नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा, और जो भी एटम से अलग हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करेगा। ठीक है, यानी कि दो तरह के स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। तो जिसमें भी अगर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो यहाँ पे कार्बन होता है एक्स की जगह पे, तो वो कार्बोकेटाइन फॉर्म करता। और सी, अगर वाई के जगह पे सी होता और सी के ऊपर नेगेटिव होता तो वो कार्बोनाइन फॉर्म करता। ठीक है, तो हेट्रोलिसिस बॉन्ड फिजन में ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कई तरह के आपके इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है। एक हमारा कार्बोकेटाइन होता है, दूसरा हमारा कार्बोनाइन होता है, तीसरा हमारा कार्बीन होता है, और चौथा नाइट्रीन होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना। अब बारी बारी से मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बोनाइन क्या होता है, कार्बीन क्या होता है, नाइट्रीन क्या होता है, इनके स्टेबिलिटी के फैक्टर्स कैसे करते हैं हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोवलेंट, ठीक है, क्लीवेज, यानी अगर कोई भी बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से बना हुआ है, ठीक है,
कोवलेंट बॉन्ड से अगर बना हुआ है, जैसे मान लो यहाँ पे ए और बी है, ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी बहुत ही कम है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, ठीक है। तो जब कभी भी ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा तो दोनों के ऊपर एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस तरह के बॉन्ड की क्लीवेज को हम लोग होमोलिसिस कहते हैं, यानी सेम एटम या सेम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का अगर बॉन्ड टूटता है, ये आपका होमोलिसिस कहलाता है। दूसरी चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कि जो होमोलिसिस बॉन्ड फिजन होता है वो होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, ठीक है। जहाँ पे भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा लाइक CCl4, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, आप ध्यान रखेंगे, सॉल्वेंट है। और इसके प्रेजेंस में आपको पता होना चाहिए कि इनके प्रेजेंस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। या आपका सनलाइट होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। या अगर हाई टेम्परेचर है वहाँ पे भी फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। वेपर फेज रिएक्शन कहीं भी होगा, आप समझ लीजिएगा वहाँ पे आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। या आपके पास अगर कोई पेरोक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो, मतलब पेरोक्साइड कैटलिस्ट है, जैसे H2O2, ध्यान दीजिए, H2O2 है, या आप मान लो R2O2 है आपके पास, तो ऐसे कोई भी पेरोक्साइड होंगे, पर ऑक्साइड होंगे, तो वहाँ पे होमोलिसिस बॉन्ड क्लीवेज होता है। या व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज फ्री रेडिकल, ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी रिएजेंट फ्री रेडिकल होगा तो रिएक्शन के दौरान फ्री रेडिकल का ही फॉर्मेशन होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना होगा कि जो आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन जो होता है वो किन कंडीशंस के ऊपर बेस्ड होता है। तो ध्यान रखिएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, सनलाइट का प्रेजेंस होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, वेपर फेज रिएक्शन अगर है वहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, कोई पेरोक्साइड प्रेजेंस है वहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, या कोई भी अटैकिंग रिएजेंट अगर फ्री रेडिकल है तो वो आपका फ्री रेडिकल का ही फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की, ठीक है ना। देखिए, तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आपका हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है वो दो अलग अलग एटम्स के बीच का बॉन्ड टूटने की वजह से होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो ए है, ए आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और बी जो है ना वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का काम क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का काम है कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेके चला जाएगा, शिफ्ट करा लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो जब पूरे तरह से ये बॉन्ड टूट जाएगा और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को बी लेके चलाएगा तो बी के ऊपर एक माइनस चार्ज क्रिएट हो जाता है, और ए चूँकि बॉन्ड तोड़ लिया है तो ए के ऊपर आपका प्लस चार्ज हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ए के ऊपर प्लस चार्ज हो गया और बी के ऊपर माइनस चार्ज हो गया, तो दो तरह का स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, एक कटायन बनता है और दूसरा हमारा एनायन बनता है। अब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज का क्या कंडीशन है, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हेटेरोलाइटिक जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो हमेशा होगा तो पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ही होगा, लाइक अल्कोहल, वाटर, ये वाटर है, ये अल्कोहल है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, ऐसे कोई भी आपके सॉल्वेंट होंगे, कोई भी आपका सॉल्वेंट होगा या कोई भी आपका रिएजेंट होगा, उसके प्रेजेंस में यहाँ पे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। या आपके पास लो टेम्परेचर है तो वहाँ पे भी ध्यान रखिएगा हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। व्हेन अटैकिंग रिएजेंट इज आयन, अगर आपके पास कोई भी अटैकिंग रिएजेंट आयन हो तो भी वहाँ पे आप हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराओगे। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, देखो एग्जांपल है आपके पास CH3Cl और इसके ऊपर कोई भी आयनिक रिएजेंट अटैक कर रहा है, जैसे OH माइनस आपका हाइड्रोक्सिल आयन आपका अटैक कर रहा है। तो OH माइनस क्या है ना, OH माइनस आपका एक न्यूक्लियोफाइल होता है। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसके ऊपर माइनस डेल्टा चार्ज होगा और इसके ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज होगा। तो अब ये निगेटिव न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो इस कार्बन पर अटैक करके यहाँ से Cl को बाहर निकाल देगा, ठीक है। और जैसे ही OH ने C के ऊपर अटैक किया तो OH का बॉन्डिंग आपके कार्बन के साथ हो जाएगा और Cl आपका फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि जब कभी भी निगेटिव आयन होता है या निगेटिव रिएजेंट होता है तो वो पॉजिटिव वाले साइड पे जाकर अटैक करेगा, यानी कि आयनिक स्पीसीज ही आयनिक स्पीसीज के साथ रिएक्ट करेगा और प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। कहीं भी एसिड बेस रिएक्शन होता है तो वहाँ पे भी हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, है ना। जैसे एसिड बेस रिएक्शन कर रहा है मान लो,
आपके पास, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपका क्या है, जैसे मान लो आपके पास HCl है और अमोनिया है, ठीक है। तो HCl अमोनिया क्या है, सोचो, HCl आपका दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, तो H के ऊपर प्लस होगा, Cl के ऊपर माइनस हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ना, ये प्रोटोन को मिल जाएगा। और जैसे ही प्रोटोन को मिला, Cl यहाँ से अलग हो गया एज अ माइनस फॉर्म में, और अमोनिया के साथ प्रोटोन आ गया और यहाँ पे बन गया NH4+ आयन। तो हेट्रोलाइटिक जब भी क्लीवेज होगा तो वहाँ पे दो तरह के आयंस का फॉर्मेशन होता है, एक आपका कैटायन फॉर्म करेगा और दूसरा आपका एनायन फॉर्म करेगा। कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन होता है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आपको याद करना है यहाँ पे पहला कि इन प्रेजेंस ऑफ हेट्रोलाइटिक क्लीवेज वहीं होगा जहाँ पे सॉल्वेंट आपका वाटर होगा या अल्कोहल होगा या एसिटिक एसिड होगा, यानी पोलर सॉल्वेंट होगा। दूसरा आपका लो टेम्परेचर आपका लो होना चाहिए। तीसरा, जब अटैकिंग रिएजेंट आपका आयंस होगा तो वहाँ पे उस केस में भी आपका आयनिक स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। या चौथा आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो वहाँ पे भी आपका ध्यान में रखेंगे, वहाँ पे भी हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है उसके वजह से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो C और Z में बहुत ही कम डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव का, है ना, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग सेम होता है। तो बॉन्ड जब टूटेगा तो दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, है ना। C अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया और Z अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। अब जब C यहाँ पे अलग हो गया तो C देखो, C के पास कितने बॉन्ड हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है, तो ध्यान रखिएगा कार्बन के 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है। और 2p ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, लेकिन इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। अब यहाँ देखिए, इस कार्बन के साथ टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो इस कार्बन के साथ टोटल सिग्मा बॉन्ड आपका 3 हो गया, ठीक है, 3 सिग्मा है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका प्लानर भी होता है, ठीक है, प्लेन के ऊपर होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ट्रायंगुलर प्लानर हो गया। अब मैंने आपको बताया कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसीलिए क्योंकि इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। दूसरी चीज़, अगर ये ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये रिएक्ट करेगा सामने वाले के साथ अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, इसीलिए ये हाईली अनस्टेबल भी होता है। और ये हाईली अनस्टेबल के साथ साथ हाईली रिएक्टिव भी होता है और ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला, फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो वो आपका फ्री रेडिकल कहलाता है। फ्री रेडिकल कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ट्रायंगुलर प्लानर होता है, कंप्लीट ऑक्टेट नहीं होता क्योंकि 2p के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, लेकिन इसके पास एक ही है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसके पास ऑक्टेट भी पूरा नहीं होता है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, हाईली अनस्टेबल भी है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी है, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अब बात करते हैं हम लोग कार्बोकैटायन की। देखिए, कार्बोकैटायन में क्या है कि कार्बोकैटायन आपका फॉर्म करेगा हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कार्बन और कोई भी दूसरा एलिमेंट के बीच में जो बॉन्ड बना है, कार्बन और X के बीच में जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो X का है वो ज़्यादा है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये लेके अलग हो जाएगा X, और कार्बन के ऊपर एक प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूट गया, कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी X के ऊपर चला गया। तो कार्बन के ऊपर पूरे तरह से इसका जो 2p ऑर्बिटल है, ध्यान दीजिए यहाँ पे जो 2p ऑर्बिटल है ये पूरे तरह से वैकेंट हो गया, पूरे तरह से यहाँ पे वैकेंट 2p हो गया, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि इस कार्बन के पास टोटल आपके पास यहाँ इस कार्बन के पास टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लानर होगा क्योंकि ये एक प्लेन के ऊपर होता है। मैंने आपको बताया कि ऑक्टेट इसका पूरा नहीं होता है, ऑक्टेट आपका इनकम्प्लीट होगा, और जहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा वो हाईली अनस्टेबल होता है। दूसरी चीज़ कि जो हाईली अनस्टेबल होगा वो कहीं ना कहीं किसी के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए मोर रिएक्टिव होता है। और मैंने आपको बताया कि इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन को लेने का कोशिश करेगा, यानी कि यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन आपको दिख रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन एटलीस्ट लेके अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहेगा, इसीलिए ये आपका इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है।
तो इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कार्बन आयन के ऊपर। ठीक है, देखिए कार्बन आयन का फॉर्मेशन भी सेम हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू वाई। ध्यान रखिएगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस केस में ज़्यादा होगी, और ये तभी होता है जब कार्बन के साथ कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हो, जैसे कार्बोनिल ग्रुप अगर कोई लगा हुआ है, उस केस में कार्बन जो है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके अलग होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे वाई आपका प्लस हो जाता है। तो कार्बन के ऊपर जब भी नेगेटिव चार्ज होगा, आप ध्यान रखिएगा, वो कार्ब अनायन होगा, और कम से कम यहाँ पे देख लो 3 सिग्मा बॉन्ड आपका जुड़ा हुआ है। तो कार्बन के पास ये जो 2p ऑर्बिटल है उसमें आपका पूरा इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, और जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। और दूसरी चीज़ की टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर देख लो कितना है इस कार्बन पे, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर देख लो काउंट करके, तो लोन पेयर तो आपका 1 हो गया, बॉन्ड पेयर यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 और 1 यहाँ पे 4 हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि इस केस में ध्यान रखना है कि इस केस में क्या हो गया कि कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी 1 पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास है और ये किसी को डोनेट कर सकता है, यानी कि ये आपका लुईस बेस का भी काम करेगा। ठीक है, टोटल सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 1, और ये आपका लुईस बेस का काम करेगा। दूसरी चीज़ की मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसका जो होगा वो sp3 होगा। ठीक है ना, sp3 होगा, मैंने आपको बताया कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, ऑक्टेट पूरा है, उसके बाद भी आपके पास 1 पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। ठीक है, साथ में इसका जो शेप हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर गिव्स यू पिरामिडल शेप, आपका यहाँ पे पिरामिडल शेप हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए ये हाईली अनस्टेबल भी होगा और हाईली रिएक्टिव भी होगा, और एक्सेस इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से, डोनेटिंग कैपेसिटी होने की वजह से ये एक अच्छा लुईस बेस होता है, क्योंकि लुईस बेस का डेफिनेशन है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके और खुद का ऑक्टेट पूरा हो। तो आपको मैंने बताया यहाँ पे कि ऑक्टेट इसका पूरा है और यहाँ पे कम से कम 1 पेयर इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और ये किसी को डोनेट कर सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो बात रहा कैसे कार्बोकैटायन जनरेट होगा, कैसे कार्बन आयन जनरेट होगा, कैसे फ्री रेडिकल जनरेट होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ आपसे फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट्स। तो हमारे पास कौन कौन से इंटरमीडिएट्स आ गए अभी तक? फ्री रेडिकल आ गए, कार्बोकैटायन आ गया, कार्बन आयन आ गया। अब इन तीनों इंटरमीडिएट का हमें स्टेबिलिटी चेक करना है। ठीक है ना, कैसे ये स्टेबल होगा, किन कंडीशंस को फॉलो करेगा। तो देखो, कोई भी आपका इंटरमीडिएट, चाहे वो कार्बोकैटायन है, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, चाहे वो कार्बोकैटायन है, चाहे वो कार्बन फ्री रेडिकल हो, ये दोनों आपका इलेक्ट्रोफाइल है, ये दोनों आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जो भी ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ध्यान रखिएगा, जो भी ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन देगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा, और जो भी ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन लेगा वो इसको डीस्टेबलाइज करेगा। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन को, फ्री रेडिकल को, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला, ठीक है, ये आपका होगा, ये इसको डीस्टेबलाइज करेगा। तो बस इतना ही याद रखना है। अब देखो, जैसे आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, प्लस आई इफेक्ट, वो इलेक्ट्रॉन को देने वाला, अगर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ है तो वो उसको स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन को, या रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर ग्रुप से अगर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो उसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल गेट्स स्टेबलाइज्ड, और इलेक्ट्रॉन अगर खींचने वाला है तो कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल गेट डीस्टेबलाइज। ठीक है, अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट। देखो कौन कौन सा फैक्टर है जो आपके इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज कर सकता है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये आपका सारा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, ध्यान रखिएगा, दिस ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, रेजोनेंस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। तो ये चारों के चारों जो है ना, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। अब ये सारे के सारे कैसे स्टेबलाइज करेंगे हमारे कार्बोकैटायन को, कार्बन आयन को, अभी हम उसे चेक करना है हमें, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। ठीक है,
आइए हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इंडक्टिव का बेसिक मीनिंग क्या होता है, चार्ज इंड्यूस होना, ठीक है। चार्ज अगर कहीं भी किसी मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो हम कहेंगे वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग है, इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। अब ये चार्ज कैसे डेवलप होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चार्ज तभी डेवलप होता है जब कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, और जब कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो ऑटोमेटिकली चार्ज का डेवलपमेंट होता है। तो जैसे यहाँ देखो ये कार्बन के साथ Cl लगा हुआ है, Cl आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो परमानेंटली Cl यहाँ पे लगा हुआ है, दिस इज योर अल्काइल हलाइड, ठीक है। C के साथ आपका Cl लगा हुआ है, अल्काइल हलाइड हो गया। तो क्लोरीन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसका नेचर है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कंप्लीटली ये इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर देगा कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन को, बस इलेक्ट्रॉन का हल्का सा शिफ्टिंग हो गया क्लोरीन की तरफ। इसीलिए यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी थोड़ी बढ़ गई तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को दिया यानी अपने से दूर हटाया, अपने से दूर हटाएगा तो ध्यान रखिएगा कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर जाएगा। और जब यहाँ पे चार्जेस डेवलप करते हैं तो हम समझते हैं कि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट का फेनोमेनन जो है वो क्रिएट हो गया, वो स्टार्ट हो गया, प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट यही होता है कि जब हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, बेसिकली वो कार्बन का चेन हो सकता है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा हुआ है, तो उसमें परमानेंटली क्या होता है कि चार्ज डेवलप होता है ना। जो नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव होते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनका टेंडेंसी, उनका काम है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना, खींचना, इसके वजह से उसके ऊपर नेगेटिव आता है और कार्बन के ऊपर जिससे खींच रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है वही मेन आपका रीज़न है इंडक्टिव इफेक्ट का। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, इंडक्शन होता है, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट में और क्या क्या हो सकता है, तो देखो जब कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अराइज होता है बिटवीन द टू एटम, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कभी भी C और X के बीच का बॉन्ड टूटता नहीं, यहाँ पे ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है X की तरफ, ठीक है, यानी पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, and the bonded electron gets shifted toward X because X is more electronegative than carbon, and the effect goes on decreasing as we move from first carbon to another carbon। जैसे जैसे हम यहाँ X से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ये जस्ट यहाँ से अटैच्ड है, जस्ट यहाँ पे अटैच है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन की जो डिफिशियंसी होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे हम दूसरे और तीसरे कार्बन पे जाते हैं वैसे वैसे ये इफ़ेक्ट जो होता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट का जो फिनोमिनन होता है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो जाता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो फिनोमिनन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो लगा है उससे जुड़ा हुआ जो कार्बन है, जस्ट बगल वाला, जस्ट एडजेसेंट वाला, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज काफ़ी ज़्यादा होगा, वो एक बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। यानी यहाँ पे जो ये जो कार्बन है ना, ये बेटर इलेक्ट्रोफाइल है या वेरी गुड इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन जैसे जैसे आप इधर से इधर आओगे, दूर जाओगे तो वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम हो जाती है और वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर भी कम हो जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट का भी जो नेचर है वो कम होने लगता है, ठीक है। तो पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, पार्शियल शिफ्टिंग आप देख रहे हो यहाँ पे कि सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग हो रहा है ना, और इसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल शिफ्टिंग होता है सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब देखिए कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो एक परमानेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको ये भी बताया कि जिस कार्बन से X लगा हुआ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल होता है। और जैसे जैसे आप 2 से 3 कार्बन के बाद जाओगे, 3 कार्बन तक तो ठीक है, वैलिड हो जाता है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। लेकिन 3 से आगे बढ़ोगे ना तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या होता है, ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे। 3 से 4 कार्बन के बाद ये अपने आप डिमिनिश हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है।
तो ध्यान रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा होगा, जहाँ पे नज़दीकी होगा, x से नज़दीकी होगा, और जैसे जैसे दूरी बढ़ाओगे इंडक्टिव कम होने लगेगा। इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस बढ़ाओगे इंडक्टिव इफेक्ट कम होने लगेगा, ठीक है ना। दूसरी बात कि अगर कहीं भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये मान के चलना है कि हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो बहुत ही कम होता है। हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता, हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं करता इस कार्बन के ऊपर। तो इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है कि हाइड्रोजन की वजह से कोई भी चार्ज क्रिएट वहाँ पे नहीं करता है, ठीक है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा चार्ज क्रिएट ही नहीं होगा। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरह का होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरीके का होगा। पहला आपका पॉजिटिव आई होता है, दूसरा आपका निगेटिव आई होता है। पॉजिटिव आई होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स होंगे वो पॉजिटिव आई शो करेगा, और निगेटिव आई जो इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, वो सारा आपका निगेटिव आई शो करेगा। तो अब देखो पॉजिटिव आई के लिए आपको ध्यान में रखना है, पॉजिटिव आई का जो ऑर्डर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद करना है। ये सब मैं आपको यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने, आपको यहाँ पे याद रखना है। सबसे ज़्यादा CH2 माइनस, ठीक है, C के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन देने का बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होता है, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होता है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होगा तो जो नेगेटिव चार्ज है उसको वो बांध के नहीं रख पाएगा, यानी कि वो आपका इलेक्ट्रॉन बहुत ही फ्री है, वो इलेक्ट्रॉन जा सकता है, ठीक है, डोनेट कर सकता है, इसीलिए वो प्लस आई शो कर सकता है। फिर NH माइनस, फिर O पे माइनस हो गया, ये ऑर्डर में ही आप देख लो। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O पे माइनस होता है, O का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो इलेक्ट्रॉन को बांध के ये रखेगा, तो इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट करेगा नहीं। फिर आपका एसीटेट आयन, यहाँ पे इसको बोलते हैं एसीटेट आयन, ठीक है, ये आपका 3 डिग्री, ठीक है, इसको टर्शरी ब्यूटाइल आयन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तीनों आप देखो, 3 मिथाइल ग्रुप जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन को देने का कैपेसिटी रखता है। फिर आपका 2 डिग्री, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आपका आइसोप्रोपाइल होगा, ठीक है, ये आपका सिंपली इथाइल ग्रुप है। ये आपका CT3, ध्यान रखिएगा, ट्रिटियम का प्लस आई का वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ड्यूटेरियम, एज़ कम्पेयर टू प्रोटियम, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ाओगे इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई का वैल्यू कम हो जाएगा, मैंने आपको वही बताया। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से कार्बन से बहुत कम हो गया उसका प्लस आई इफेक्ट। अब आते हैं हम लोग माइनस आई इफेक्ट के ऊपर। देखो माइनस आई इफेक्ट का भी जो ऑर्डर है आपको यहाँ पे याद रखना है, सबसे ज़्यादा NF3 का होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा NF3 प्लस का होगा, फिर NR3 प्लस का होता है, और फिर आपका NH3 प्लस का होता है। इसमें बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। R वाले केस में ज़्यादा होता है माइनस आई, और H वाले केस में आपका जो माइनस आई होता है वो कम होता है। NR3 का जो माइनस आई होता है वो ज़्यादा होता है, और NH3 प्लस का जो आपका माइनस आई होता है वो कम होता है। उसी तरह से यहाँ देखो OR और OH के केस में R वाले का हमेशा माइनस आई ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका एक रीज़न है। देखो रीज़न ये है ना कि सॉल्वेंट में हम लोग चेक करते हैं, इसको एक्वस मीडियम में चेक करते हैं। ये जो भी आपका यहाँ ऑर्डर जो लिखा है ना उसको एक्वस मीडियम में हम लोग देखते हैं। तो देखो एक्वस मीडियम में क्या है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाने से ये जो प्लस चार्ज है ये स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो जब प्लस चार्ज स्टेबलाइज हो जाता है तो प्लस के पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। लेकिन NR3 में R जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म ही नहीं कर सकता। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर सकता है तो R का प्लस आई काम करेगा, लेकिन वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज जो है ना यहाँ पे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू NH3 प्लस, ठीक है ना। इस वजह से वहाँ पे आपका
माइनस आई का वैल्यू ज़्यादा होता है। उसी तरह से यहाँ पे ओ आर और ओ एच में ध्यान रखिएगा कि ओ आर का जो माइनस आई का वैल्यू होगा वो ओ एच से ज़्यादा होगा। बाकी आप ऑर्डर आप याद कर लेना। NF3 सबसे ज़्यादा, फिर NR3, फिर NS3, फिर NO2 बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NO2 और CN में कंपटीशन चलता ही रहता है आपके एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। NO2 फिर CN, आपको ध्यान रखना NO2 का ज़्यादा फिर CN होता है, फिर एसिटिक एसिड, फिर आपका एल्डिहाइड, फिर आपका हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो याद ही रहेगा आपको। फिर यहाँ पे OR और OH। देखो एक बात का और ध्यान रखिएगा कि हैलोजन में, देखो हैलोजन में, फ्लोरीन में और OR में और OH में भी कन्फ्यूज़न होता है। तो माइनस आई हमेशा हैलोजन का ज़्यादा होता है, फिर OR का होता है, फिर OH का होता है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे और भी डाउट रहता है, जैसे OH और NH2 में भी डाउट रहता है, ठीक है। तो OH का यहाँ पे माइनस आई ज़्यादा होता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो OR और NH2 में OR का ज़्यादा होगा, OH और NH2 में OH का ज़्यादा होगा। फिर आपका यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 का भी होता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला, लेकिन यहाँ पे आपके पास 6 कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला, है ना। तो इसीलिए एक आपका यहाँ पे ध्यान रखना है कि 6 कार्बन वाला जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू 2 कार्बन वाला, ठीक है ना। तो ये आपका माइनस आई का ऑर्डर होता है। नेक्स्ट में देखिए